हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंशन स्कीम के बारे में। देखिए, जब भी हम पेंशन स्कीम के बारे में बात करते हैं तो हमारे देश में दो योजना सबसे प्रमुख है। सबसे पहला है अटल पेंशन योजना और दूसरा है नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर आप नेशनल पेंशन स्कीम कह लें। अब ये दोनों ही योजना लोगों को पेंशन प्रोवाइड कराती है 60 साल की उम्र के बाद, लेकिन यहाँ पे इन दोनों योजना में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना के बारे में, तो ये योजना मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए है। अब जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छी कंपनी वगैरह में, उनको अपना रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे उसके लिए उतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर वो हैं तो ऑलरेडी उनको पेंशन मिल ही जाएगा। अगर प्राइवेट में है वो तो वो अपनी सैलरी वगैरह का कुछ हिस्सा जो है पेंशन में जमा करते रहेंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे आ जाती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हो गए, किसी के घर में कोई खाना बनाने जाता है, किसी का खुद का कोई छोटा मोटा दुकान है, तो उन लोगों के लिए इस योजना को लाया गया था ताकि उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े जब उनकी उम्र खत्म हो जाए काम करने की। अब यहाँ पे इस योजना के अंदर कोई भी अगर भारतीय नागरिक है, उसके पास एक बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक का, और उसकी उम्र अगर 18 से 40 साल है, तो वो आसानी से इस योजना के अंदर जो है अपना एक पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है। और उसके पास एक ऑप्शन रहता है ये चुनने का कि उसको 60 साल की उम्र के बाद कितना पेंशन चाहिए हर महीने। जैसे कि यहाँ पे 5 स्लैब बने हुए हैं, 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का। तो वो चाहे तो मैक्सिमम 5000 वाला भी चुन सकता है या फिर वो 1000 वाला भी चुन सकता है, और जिसको भी वो चुनेगा उस हिसाब से उसको हर महीने जो है कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। अब मान लेते हैं कि आपकी उम्र है 18 साल, आपको इस योजना के अंदर अपने आप को एनरोल करना है और आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद आपको 1000 रुपये हर महीने मिलते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर महीने 42 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपको 2000 रुपये चाहिए तो आपको यहाँ पे 84 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे। आप चाहते हैं अच्छा पेंशन आपको मिले ताकि आपकी जीवन अच्छे तरीके से बीते, तो आप 5000 रुपये वाला चूज करेंगे और आप यहाँ पे 231 रुपये जमा करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे है। और साथ ही में जितने देर से आप इस योजना को ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितना है, 60 साल है। आप 60 साल तक ही यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपकी उम्र 40 साल है, ठीक है, और आप इस योजना के अंदर जुड़े और आपको 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपये चाहिए, तो आपको यहाँ पे 291 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जितनी ज़्यादा आपकी उम्र होगी उतना ज़्यादा आपको जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि अटल पेंशन योजना के अंदर भारत सरकार भी पैसा देती है, मतलब वो भी कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कि अभी हमारा पीएफ अकाउंट है, पीएफ अकाउंट में 12% हमारी सैलरी से करता है और 12% कंपनी देती है। तो क्या उसी प्रकार से भारत सरकार भी देती है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार ने जब इस योजना को लॉन्च किया था 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में, तब से लेकर के 5 साल तक सिर्फ ये प्रोविजन था कि भारत सरकार वैसे लोगों के अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगी जिनका कि कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। लेकिन 5 साल यहाँ पे खत्म हो गया 2019-20, तो उसके बाद से भारत सरकार यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करती है। वो भी उन लोगों के अकाउंट में वो कंट्रीब्यूट करती थी जिन्होंने 2015-16 में ही अपना अकाउंट खुलवाया था। अब अगर हम बात करें कि कैसे आप अटल पेंशन योजना के अंदर अपना पैसा निकालेंगे, तो सबसे पहला तो ये है कि आपकी उम्र अगर 60 साल हो जाती है तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली हर महीने पेंशन मिलने लगेंगे, जितना भी आपने चुना होगा। अगर इनके 60 साल की उम्र के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में आपका जो भी स्पाउस रहेगा, जो भी आपकी पत्नी रहेगी या फिर पति रहेगा, तो उनको जो है वो पेंशन का अमाउंट हर महीने मिलते रहेगा। अगर आप यहाँ पे 60 साल की उम्र से पहले एग्जिट करना चाहते हैं इस स्कीम से, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत मुश्किल है ये प्रोसीजर। अगर आपको 60 साल से पहले हटना है, मान लेते हैं कि आपने 40 साल की उम्र में ज्वाइन किया और 50 साल तक आपने इसमें पैसे दिए और आपको इस स्कीम से मतलब बाहर निकलना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा हो पाता है, सक्सेसफुल आप ऐसा कर पाते हैं, तो सरकार ने अगर आपके स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर 60 साल की उम्र से पहले सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसका जो स्पाउस रहेगा, जो भी पत्नी या फिर पति रहेगा, उसके पास ये विकल्प रहेगा कि वो इस स्कीम को जारी कर सकता है। तो आई होप आपको अटल पेंशन योजना के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, यानी कि एनपीएस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये स्कीम। देखिए, अटल पेंशन योजना क्या था, वो मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए फोकस था उसका। यहाँ पे ये जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ पेंशन लोगों को प्रोवाइड करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि लोग रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग करें। अब यहाँ पे अगर कोई
पब्लिक सेक्टर में काम करता है, किसी की सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, या फिर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करता है, तो ये सारे लोग यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो है अपना खाता खुलवा सकते हैं। सिर्फ अगर कोई आर्म फोर्सेस में काम करता है तो उनके लिए ये जो पूरी स्कीम है वो एलिजिबल नहीं है। इसमें भी सेम आपको यही करना पड़ेगा, जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको इसमें कुछ पैसा जो है वो जमा करना पड़ेगा आप अपने पेंशन अकाउंट में। और जब आपने नौकरी छोड़ दी, आपकी उम्र 60 साल हो गई, तो उसके बाद आपने जितना भी पैसा जमा किया होगा उसका कुछ परसेंटेज जो है आपको एक लंप सम दे दिया जाएगा, एक कॉर्पस आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए जमा किए 60 साल की उम्र तक, तो आपको इसमें से 60,000 रुपये दे दिया जाएगा, और जो 40,000 रुपये बचेगा आपके अकाउंट में वो आपको हर महीने फिर दिए जाएंगे। यहाँ पे जो मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 500 रुपये है पर एनम, और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पहले जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2004 में, तो उस समय ये स्कीम सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सरकारी एम्प्लॉय हैं, उनके लिए था, और ये मैंडेटरी था। अगर कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन करता था तो ऑटोमेटिकली जो है कि NPS का अकाउंट उसका खुल जाएगा, और अभी भी ये होता है। इसको जिसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके द्वारा क्या कर दिया गया, इस स्कीम को 2009 में सबके लिए खोल दिया गया वॉलंटरी बेसिस पे। यानी कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी चाहता है अपने स्कीम को खुलवाना इसके अंदर, तो आसानी से खुलवा सकता है, उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसके अलावा देखिए, अटल पेंशन योजना में क्या था, आपके पास ऑप्शन नहीं था, एक ही अकाउंट था आपको खुलवाना था उसमें, ठीक है। NPS के अंदर जो है 2 अकाउंट होते हैं, Tier 1 अकाउंट और Tier 2 अकाउंट। Tier 1 अकाउंट मैंडेटरी होता है, जैसे कि मैंने बताया अगर किसी की सरकारी नौकरी है तो ऑटोमेटिकली उसका NPS के अंदर जो है Tier 1 अकाउंट खुल जाएगा। Tier 2 जो होता है वो वॉलेंटरी होता है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो उसके पास ऑप्शन रहता है, वो Tier 1 में भी खुलवा सकता है, Tier 2 में भी खुलवा सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि Tier 1 में अगर कोई खुलवाता है तो वो अपने पैसे 60 साल की उम्र से पहले नहीं निकाल सकता है, या फिर कुछ कुछ बहुत ही रेयर सिचुएशन होगा उसी में वो निकाल सकता है, लेकिन Tier 2 में आप जो है अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि नेशनल पेंशन स्कीम को अटल पेंशन योजना से अलग बनाता है, अब अटल पेंशन योजना में आपने जो भी पैसे जमा किए थे वो क्या होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, सरकार आपके पैसे का कुछ भी कर सकती है, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन आपके पास नेशनल पेंशन स्कीम में ये विकल्प रहता है कि आप ये डिसाइड करेंगे कि आपके पैसे को सरकार कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। जैसे कि मान आपने जितना पैसा जमा किया, आप चाहते हैं कि आपका 75% जो उसका पैसा है, आपके पास 3-4 ऑप्शन रहते हैं, वो इक्विटी मार्केट में भारत सरकार इन्वेस्ट करे, यानी कि जो शेयर मार्केट वगैरह हो गया, ठीक है, ताकि अगर शेयर के प्राइस बढ़े तो आपका जो NPS अकाउंट में पैसा है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, आपको लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप 100% जो आपका पैसा है वो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप सिक्योर सेविंग कर सकते हैं, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो डिफर हो सकता है, वो यहाँ पे अलग हो सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। लेकिन अगर हम पिछले एक डेकेड में देखें तो काफ़ी अच्छा इसने प्रदर्शन किया है, 8 से 10% का जो है एनुअल रिटर्न इसने दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत क्या लिमिट था, 18 से 40 साल तक कोई जुड़ सकता था, यहाँ पे ये लिमिट 60 साल तक है। उसके अलावा यहाँ पे इंडियन तो जुड़ ही सकते हैं, साथ में जो नॉन रेसिडेंस इंडियन है वो भी इस योजना के अंतर्गत अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर हम ओवरऑल देखिए कि दोनों में से कौन सी बेहतर स्कीम है, तो ये डिपेंड करती है कि आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अटल पेंशन योजना ज़्यादा अच्छी रहेगी, लोग ऐसा मानते हैं। और अगर आप सैलरीड क्लास हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो यहाँ पे लोग NPS की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इसका एक मेन रीज़न है इक्विटी मार्केट, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने पैसे को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके का उनको रहता है कि पैसा उनका थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसीलिए वो यहाँ पे चुनते हैं। लेकिन जो आपका अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं उनका पेंशन प्री डिफाइंड रहता है, 1000 से लेकर के 5000 के बीच में, जो भी उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उतना ही उनको मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको क्या लगता है इन दोनों योजनाओं में से कौन सी बेहतर है, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।